एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, डी एंड एफ ब्लॉक में जो हमारे पास मेन पार्ट होता है वो डी ब्लॉक का मेन पार्ट होता है। एफ ब्लॉक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, थोड़े बहुत यहाँ पर एक टॉपिक है। एक्चुअली एफ ब्लॉक में सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसके लिए अलग से बनाया जाता है एफ ब्लॉक, और वो है हमारे पास लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि उन लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही बहुत सारे एक्सेप्शनल केस पीरियडिक टेबल में आ जाते हैं। तो सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए एफ ब्लॉक अलग से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम अब बात करते हैं। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे अगर हम बात करें लेंथेनॉइड या एक्टेनॉइड, तो यहाँ पर लेंथेनॉइड से पहले हमारे पास जो नोबल गैस आती है वो आती है हमारे पास जिनॉन। ठीक है, तो जिनॉन, उसके बाद 4F n+1 5d0 6s2, या फिर अगर ये याद नहीं रखना तो जो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एक्चुअल में ये है, ये याद रखना। देखो, जिनॉन 4Fn 5d1 एंड 6s2। अब अगर ये d1 वाला इलेक्ट्रॉन जंप लगा के 4f में आ जाए तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास 5d0, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आए तो ये बन जाएगा 4Fn+1। तो इसका मतलब यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज किसमें हो जाएगा? इसमें। तो हमें याद कौन सा रखना है? मेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सा है हमारे पास? मेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारे पास ये, इसे याद रखना। और फिर एक डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप लगवा के ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना देना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बहुत सिंपल है। ठीक है, रेडियली जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सभी एलिमेंट्स के लिए वो कॉमन है, और वो है +3। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जंप लगा जाता है और उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 या +4 भी शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कलरेशन। तो ये जो कलर के बारे में थे मैंने बहुत अच्छे से डी ब्लॉक में समझाया था। ठीक है, कलर क्यों शो करते हैं? क्योंकि जब भी हमारे पास डी डी ट्रांजिशन होता है, डी डी ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक का डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ही जाए जंप लगाकर, तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। व्हाइट कलर में से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया, बाकी का ट्रांसमिट कर दिया। तो जो बाकी का ट्रांसमिट पार्ट किया है उसी से हमें कलर दिखाई देता है। तो वो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन अगर जंप लगा रहे थे तो कौन सा ट्रांजिशन होता? डी डी ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन जंप लगाएंगे तो कौन सा ट्रांजिशन होगा? एफ एफ ट्रांजिशन होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट कलर शो करते हैं वो किसकी वजह से शो करते हैं? एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर ये कलर शो करेंगे। ठीक है, ठीक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पहले बताया हुआ है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो होती है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते, और पैरामैग्नेटिक जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब La+3 की बात करें, La+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो हम इसमें से कंप्लीटली पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं होगा। La+3 हमारे पास कहाँ है? यहाँ। और एक लास्ट वाला Lu, Lu की बात करें तो इसमें हमारा पूरा F14 होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखना चाहो तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीचे लिखे हुए हैं एलिमेंट्स के नीचे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर Lu की बात करें तो देखो क्या होगा? Xe4F14 5d6s2। ठीक है, तो इसके अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये किसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? ये हमारा डायामैग्नेटिक की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। और बाकी जो हमारे पास लेंथेनॉइड्स है ये कंप्लीट 58 से और 70 तक, ये सब किसकी कैटेगरी में होंगे? इनके पास एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी के अंदर आएंगे। देखिए आगे, जेई में किस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ पर इसी फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आता, सब्जेक्टिव फॉर्म में। ये कंसेप्ट यहाँ पर बताया गया है कि किस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब हमारे पास कौन से होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है हमारे पास डी ब्लॉक वाले, और इनर ट्रांजिशन कौन से होता है हमारे पास? एफ ब्लॉक वाले। ठीक है, तो डी ब्लॉक के भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है और एफ ब्लॉक का भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है, बस वो डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की नोबल गैस के बाद क्या होता है? वहां n-1 D1 to 10 NS012। एक्चुअली यहाँ 12 लिखा हुआ है, 0 भी पॉसिबल हमारे पास हो सकता है। ठीक है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या होता है हमारे पास? n-2 F1 to 14 n-1 0 to 1 एंड NS0 to 2। ये हमारे पास एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यही इनके पास मेन डिफरेंस है कि
अगर कोई भी नया इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो वो कहाँ एंटर करेगा, इस डी ऑर्बिटल के अंदर, जिसे हम अल्टीमेट शेल बोलते हैं। अल्टीमेट शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल से जस्ट पहले वाला। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल हमारे पास n है, ठीक है, तो n-1 अल्टीमेट शेल होगा। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल का अल्टीमेट शेल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ठीक है, और f ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो वो कहाँ करेगा, n-2 f ऑर्बिटल में वो यहाँ पर एंटर करेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर आर द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिए गए और बताना है कि इनमें से कौन से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f या 5f ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब इनमें से कौन कौन से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इनके देखो यहाँ पर कि मैंने डी ब्लॉक में भी अच्छे से समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां की वीडियोस भी अच्छे से देख सकते हो। देखो, यहाँ पर हम बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 57 से, एंड कहाँ पर होता है, 71 पर। ठीक है, इसी तरीके से एक्टिनियम 89 एंड हमारे पास लोरेंसियम 103। तो ये इसकी एफ ब्लॉक की रेंज है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन कौन से एटॉमिक नंबर है जो इस रेंज के अंदर नहीं आते हैं। देखो, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, हमारे पास स्टार्ट हुआ था लेंथेनियम का था 57, तो 58 से स्टार्ट होता है, 59 इसकी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके बाद 74 नहीं, 59 से स्टार्ट होके हमारे पास क्या आता है, 59 से स्टार्ट होके 71 तक आता है, 74 रेंज से बाहर है। उसके बाद हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा ये, 87 से, और फिर 89 से, और फिर 103 तक जाएगा। तो 95 एंड 102। ठीक है, ये तीन हमारे पास एटॉमिक नंबर है जो एफ ब्लॉक के अंदर, मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। लेंथेनाइड एंड देयर प्रॉपर्टीज, देखो इसके बारे में अभी बता ही रहा था तुम्हें कि एक्चुअल में जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन का ही टॉपिक है एफ ब्लॉक में। ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं भी आएगा तो भी ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में बहुत सारे एक्सेप्शन में रीजन दिया जाता है कि ये एक्सेप्शन लेंथेनोइड और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आया। ठीक है, तो ये लेंथेनोइड और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बस वहां वो चीज हमें यहाँ पर समझना है। देखो, यहाँ अच्छे से समझा देता हूँ एक बार में। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब ये तो है हमारे पास आउटर मोस्ट शेल जिसे हम बोलते हैं एनएस। ठीक है, अब एफ ऑर्बिटल की बात करें तो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो वो एंटर कहाँ होता है, वो होता है n-2 के अंदर एंटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था अभी, उसी में डिस्कस किया था कि ns तो सबसे बाहर वाला है, इसके बाद आएगा हमारे पास n-1 और उसके बाद आएगा n-2। तो जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो किस में एंटर होगा, वो एंटर होगा हमारे पास n-2 के अंदर एंटर होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स को कौन इफेक्ट करेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स को ये इसका शील्डिंग इफेक्ट इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में किसका शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई होगा, डी ऑर्बिटल का। और एफ ब्लॉक में किसका शील्डिंग इफेक्ट अप्लाई होगा, एफ ऑर्बिटल का। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट एफ ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर वीक शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे हैं। इन जो इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, बहुत वीक है कंपेयर टू एस पी और डी के। एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत वीक है, और इस वीक शील्डिंग इफेक्ट होने का मतलब ये है कि ये आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट शेल और इस न्यूक्लियस, इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को अलाउ करेगा। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर इजीली लग सकेगा क्योंकि बीच का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, और अगर यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा स्लाइटली अंदर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब एटम का साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाते जाते एल ए से और एल यू तक
एटॉमिक साइज बहुत कम क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज होता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज होता है, लेकिन ये डिक्रीमेंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है ये किसके अंदर, एक्टिनोइड के अंदर समझाया गया है। एक्टिनोइड की बात कर रहे हैं n-1 मतलब 4f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो ये एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5f ऑर्बिटल की बात करूंगा, सेम कंसेप्ट, तो ये लेंथेनियम है, और ये लेंथेनियम की वजह से अगर ये लग रहा है तो इसे हम बोलेंगे, सॉरी थोड़ा मैं उल्टा बोल गया। 4f क्या है, 4f क्या है हमारे पास, 4f है हमारे पास लेंथेनियम के लिए, तो यहां पर ये लेंथेनोइड की वजह से लग रहा है तो इसे बोला जाएगा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर 5f की बात करें, 5f की वजह से लग रहा है तो ये हमारे पास एक्टिनियम मतलब एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, चलो एक कंसेप्ट और समझा देता हूं मैं कि एफ ब्लॉक के आने से पीरियडिक प्रॉपर्टीज पर थोड़ा सा इफेक्ट और होता है, और वो किस तरीके से होता है। देखो, लेंथेनोइड की पोजीशन दी गई है पीरियडिक टेबल में, ये जो डार्क दिया गया है ये हमारे पास लेंथेनोइड की पोजीशन है। ठीक है, अब इससे क्या इफेक्ट होता है, देखो जैसे पीरियडिक टेबल में मैं बताता हूँ जनरली कि लेफ्ट से राइट और टॉप टू बॉटम जो भी चेंजेस होते हैं, लेफ्ट से राइट और टॉप टू बॉटम, तो लेफ्ट से राइट जो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट जो भी होता है, वो बहुत स्लाइटली होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हुआ है। लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा मेजर क्वांटिटी के अंदर होता है, क्योंकि उसमें कंप्लीट पूरा एक शेल बढ़ जाता है, उसी की वजह से वो चेंज होता है। ठीक है, तो अगर मैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की वजह से देखो क्या चेंजेस आया। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखो La से जस्ट अगला एलिमेंट जो कि है हमारे पास एच है। ठीक है, डी ब्लॉक में हम बात करते हैं La के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, एच है। अगर पूरी पीरियडिक टेबल में देखा जाए तो पूरी पीरियडिक टेबल में क्या होता है, एक एलिमेंट जाने पर बहुत स्लाइटली चेंज होता है, बहुत हल्का सा चेंज हुआ। लेकिन डी ब्लॉक में यहां पर अगर हम गए La से HF, तो La का एटॉमिक नंबर 57 एंड Ha का एटॉमिक नंबर 82, मतलब सिर्फ एक जंप लगाने पर, एक एलिमेंट जगह जंप लगाने पर हम कितने, एक पूरे ब्लॉक को जंप लगा चुके हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स को, 14 एलिमेंट्स को हम यहाँ पर जंप लगा चुके हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो लगभग 14 टाइम्स चेंज होगा। ठीक है, और जब ये 14 टाइम्स चेंज होगा तो ये लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम दोनों लगभग एक दूसरे को इक्वल कर देंगे। मतलब अगर हम बोलते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज, टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, अब डिक्रीज कम होती है, इंक्रीज ज्यादा होती है, ये इसका कंसेप्ट है। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पर लेंथेनॉइड और रेक्टेनॉइड के केस में, तो जब हम La से HF में गए सिर्फ एक एलिमेंट, तो एक्चुअल में हमने एक एलिमेंट जंप नहीं लगाया, हमने 14 एलिमेंट जंप लगाए। तो यहाँ का डिक्रीमेंट इस इंक्रीमेंट के बराबर हो जाएगा, और जो रेडियस होगी वो लगभग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ऐसा किस केस में होता है, Zn CD HG। हम बोलते हैं कि Zn से CD बड़ा होता है, लेकिन CD और HG की रेडियस लगभग क्या होती है, हमारे पास बराबर हो जाती है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी इसका रीजन बताया जाता है, और ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी इसका रीजन बताया जाता है। ठीक है, तो इसे पढ़ सकते हैं जैसे मैंने बताया, अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है सब कुछ। इन लेंथेनॉइड्स द एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4f सबशेल। ठीक है, 4f के लिए बात कर रहे हैं तो लेंथेनॉइड होगा, अगर 5f के लिए बात करेंगे तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कंसेप्ट बिल्कुल सेम, सिर्फ ऑर्बिटल का चेंज। ठीक है, बट नॉट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ना जाके किस में जाता है, 4f शेल में जाता है। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट जो लग रहा है वो किसका लग रहा है, वो 4f सब शेल का लग रहा है। ठीक है, जो कि बाकी और दूसरे सब शेल के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है, वेरी लिटल। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है देखो। और इस स्मॉलर डी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इस स्मॉलर इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो चेंज होगा वो चेंज क्या होगा हमारे पास, स्मॉलर चेंज की वजह से ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा, और एट्रैक्शन फोर्स को न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में एट्रैक्शन फोर्स को अलाउ करेगा, एट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और साइज क्या होता चला जाएगा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाएगा La से La तक। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ पोस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स।
एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में मैं अभी बता भी चुका हूँ कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, अब साइज डिक्रीज होता है लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर डिक्रीमेंट नहीं होता, बहुत माइनर सा यहाँ पर साइज में डिफरेंस आता है। ठीक है, लेकिन हमें डिक्रीमेंट ही बोलना है उसे। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ऑफ द थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द increase in size on moving down the group from second to third transition element is cancelled by decrease in size due to lengthened contraction। देखो अभी जिसके बारे में डिस्कस किया था वही है कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट, हम सेकंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, मतलब ये 4D के बारे में बात कर रहा है, 4D सीरीज। ठीक है, और थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज, सॉरी थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहा है 5D के बारे में। तो ये हमने कल भी डी ब्लॉक के लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि 4D और 5D के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे लेफ्ट से राइट जाने पर एक साथ 14 एलिमेंट्स का जंप लगा तो वहां पर बहुत बड़ा डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, और टॉप टू बॉटम आने पर एक एलिमेंट जंप लगाने पर इंक्रीमेंट हुआ, और ये डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इक्वल कर देंगे, जिसकी वजह से इनके साइज लगभग क्या हो जाएंगे, सिमिलर, और जिसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 4D और 5D में जो हम रीजन देंगे वो क्या रीजन देंगे कि इनके साइज लगभग सिमिलर क्यों होते हैं, रीजन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो हाई डेंसिटी ऑफ पोस्ट लेंथेनोइड एलिमेंट्स। तो अगर इनके छोटे साइज की बात करें तो छोटे साइज की वजह से और मोलर मास की वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। थर्ड है हमारे पास जो समझने वाला टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ किस तरीके से होती है, देखो इसे समझते हैं हम लोग। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज इन साइज ऑफ लेंथेनोइड्स, एल से और एल यू तक, La+3 हमारे पास कहा है, La+3 यहाँ, यहां से और Lu+3 तक साइज क्या हो रहा है, साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। अब साइज जब डिक्रीज होता है कैटायन का, तो पॉइजन्स रूल के हिसाब से यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा कोवलेंट होगा, कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा आयोनिक होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर यहाँ पर कंटिन्यूअसली कैटायन का साइज डिक्रीज हो रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसके हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, मान लो ये बनाता है हमारे पास हाइड्रोक्साइड LaOH थ्राइस, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्साइड बनता है LuOH थ्राइस। तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा किस में है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है Lu में। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है La में। दोनों को एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर जो ज्यादा आयनिक होगा वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और OH माइनस वहां से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर आयोनिक La ज्यादा है तो ये एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर ही, पानी में डालने पर ही ये La+3 और 3OH माइनस इजीली बाहर निकाल देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा बेसिक हुआ। जबकि हम बात करें LuOH थ्राइस के बारे में तो ये कोवलेंट है, पानी में डालने पर कोई फर्क नहीं होगा तो ये OH माइनस नहीं निकालेगा। इसका मतलब LaOH थ्राइस इज मोस्ट बेसिक वाइल LuOH थ्राइस इज लीस्ट बेसिक। ठीक है, और हम बात कर सकते हैं कि मोस्ट से जब लीस्ट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा हाइड्रोक्साइड के केस में। और जैसा हाइड्रोक्साइड के केस में हुआ वैसा किस में होगा, सेम वैसा हमारा ऑक्साइड्स के केस में भी बिल्कुल इसी तरीके से केस आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हमारा बेसिक स्ट्रेंथ याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक स्ट्रेंथ से। याद रखना है लेफ्ट से राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सेपरेशन ऑफ लेंथेनोइड्स, तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनका साइज में डिक्रीमेंट होता है लेकिन बहुत कम डिक्रीमेंट होता है, मतलब इनका साइज क्या होता है, लगभग सिमिलर होता है। और अगर साइज लगभग सिमिलर हो तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सिमिलर होंगी। ठीक है, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी अगर लगभग सेम हो जाए तो फिर हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें उनका मिक्सचर दे दिया जाए तो उन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंथेनोइड एलिमेंट्स को सेपरेट करना मुश्किल क्यों है, क्यों, क्योंकि उनका साइज लगभग सिमिलर होता है जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा फैक्टर है। और नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी देखो,
यहाँ पर कोई ऐसी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक की तरह स्पेशल रिएक्शन नहीं है जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अल्कोहल की केमिकल रिएक्टिविटी या कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर क्या है हमारे पास लैंथेनोइड मेटल की रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ लैंथेनोइड मेटल को किससे, एम से, ठीक है, या फिर इसके आयन को M+3 से। अगर उसकी रिएक्शन कराई जाए सल्फेट से, तो सल्फेट से क्या बनेगा, सल्फाइड बनेगा। किस टाइप का बनेगा, M2S3 टाइप का, ठीक है। अगर एसिड के साथ में रिएक्शन कराए तो हाइड्रोजन। ये 10th क्लास में भी हमें पढ़ा दिया जाता है कि अगर मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ में, सिवाय सिर्फ नाइट्रिक एसिड को छोड़ के, अगर मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में रिएक्शन कराई जाए तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट करेगा, ठीक है। अगर हम हेलोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हेलोजन के साथ में क्या बनाएगा, वो हैलाइड। अब ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है तो किस टाइप का हैलाइड बनेगा, MX3 टाइप का बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। पानी के साथ रिएक्शन करने पर वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अगर कार्बन के साथ में रिएक्शन कराएं हाई टेम्परेचर पर तो कार्बाइड बनाएंगे। नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएं तो नाइट्राइड बनाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएं तो ऑक्साइड बनाएंगे। M2O3 टाइप के सिंपल केमिकल रिएक्शन है, डायरेक्टली हमें यहाँ पर याद रखनी है, कोई कॉम्प्लिकेशन इनके अंदर नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास एक्टेनॉइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता चुका हूँ कि जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन 5s ऑर्बिटल में जाए तो क्या होगा हमारे पास, वो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो एक्टेनॉइड के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होना चाहिए, 5s में एंटर होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हो, ये NS है, ये N-1 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखो N-1 S कंप्लीटली फील्ड, P कंप्लीटली फील्ड, और N-1 में D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद N-2 में हमारे पास F ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये LW में 0 लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये 14 होना चाहिए, कंप्लीटली फील्ड होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्टेनोइड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, ये रहा 5f 0 to 14, 6d 012 और 7s2, ये हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। और इससे जस्ट पहले जो नोबल गैस होती है, वो नोबल गैस कौन सी होती है हमारे पास, रेडॉन। एक्टेनोइड में कौन सी थी, जिनॉन। यहाँ कौन सी है हमारे पास, रेडॉन। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। लाइक लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन देखो, these two show actinoid contraction due to poor shielding effect of 5f subshell. Thus, atomic size of actinoid 2 decrease gradually from Ec to Lw, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर्टी सेम है, जैसा एक्टेनॉइड में वैसा ही, सॉरी, जैसा लेंथेनॉइड में वैसा ही एक्टेनॉइड में, सिर्फ 4f और 5f का डिफरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पर क्या होता है, एक्टेनॉइड में कौन से शो होते थे, +3, यहाँ पर भी कौन से, लेंथेनॉइड में भी +3 होते थे और एक्टेनॉइड में भी कौन से होंगे, +3 होंगे, ठीक है। ये सभी जो एलिमेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, और रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। रिएक्टिव मेटल, अच्छा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट मैन मेड मटेरियल भी हैं। जो मैंने लास्ट F ब्लॉक के एलिमेंट शो किए थे उसमें जो डिफरेंट कलर वाले थे वो मैन मेड मटेरियल थे। डी ब्लॉक में भी उसको मैं कंसिडर, डी ब्लॉक में भी एक्सप्लेन अच्छे से कर चुका हूँ, ठीक है। और एक्टिनोइड वाले एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव भी होते हैं। और जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, अब उनकी ना तो केमिकल नेचर के बारे में स्टडी की जा सकती है, ना उनके फिजिकल नेचर के बारे में स्टडी की जा सकती है, ठीक है। तो एक्टेनोइड में हमारे पास स्टडी करने के लिए बचा क्या, सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ना तो हमें यहाँ पर इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जो हमें पढ़ना था लेंथेनोइड और एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, वो कंप्लीट अब हमारा हो चुका है। और इसी के साथ ही हमारा ये F ब्लॉक भी कंप्लीटली खत्म हो जाता है।